हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी हिंदी की क्लास। हिंदी की पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। उसके साथ साथ ये क्लास आपको सुपर टेट में भी हेल्प करेगी और केवीएस में भी हेल्प करेगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा केवीएस के आपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। उसमें आपने जब चेक किया होगा तो आपको 60 नंबर की पेडागोजी मिलने वाली है। वो आपकी मिक्सअप रहेगी सब्जेक्टों की, तो आपको क्या करना, पेडागोजी पे भी फोकस करना है। तो आज की क्लास हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस आप सारी जाके देख सकते हैं। मैं आपको सी टेट की पांचों सब्जेक्ट करा रही हूँ और उसके साथ साथ ही हम कोशिश करूंगी कि केवीएस की भी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट है पीआरटी के एग्जाम के लिए, वो भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूँ। तो फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें निगेटिव है, निगेटिव को आप ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि निगेटिव वाले क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा चांसेस करा देते हैं गलत करने के लिए। तो इसमें पूछा, जो पाठ्य पुस्तक होती है आपकी हिंदी की, उसका जो विषय वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, यानी कि किस तरीके का नहीं होना चाहिए, ये पूछा है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम अपने ऑप्शंस को। देखो, चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, कंपलसरी है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब है कि जिसमें बच्चों को पता होता है एक चीज। फिर और क्या होता है, जिस चीज पर जैसे कि मान लो बच्चे को पता है हिंदी में छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा से रिलेटेड ही हम क्या कर सकते हैं, बड़े शब्द उसको ज्ञात भी करा सकते हैं। तो बच्चों को जो ज्ञात है तो उसी से रिलेट करके हम जो जो चीजें उसे याद नहीं है वो भी याद करा सकते हैं। ठीक है, अगर उसको स्वर याद है तो स्वर से ही मिलाकर हम उसे व्यंजन भी पढ़ा सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या ये नहीं होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में? ये वाला प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। बी है कठिन से सरल की ओर, यानी कि सारी जितनी भी कठिन चीजें होती है पहले वो बताई जाए बच्चों को, फिर उन्हें सरल चीजें बताई जाए। तो ऐसा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए पाठ्य पुस्तक का। सी है सरल से कठिन की ओर, यानी कि सरल चीजें बताई जाएं, फिर बच्चों को फिर एक एक करके क्या है उन्हें कठिन चीजों पर लाया जाए। ठीक है। डी है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब है कि कुछ बड़े बड़े वाक्यों को हमें पहले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यानी कि बहुत छोटे छोटे वाक्यों को सॉरी पढ़ाना चाहिए, फिर उसे ही तोड़ तोड़ कर क्या है सूक्ष्म की और छोटे छोटे शब्दों को भी उन्हें सिखाना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो निगेटिव में ही आपका आंसर होगा, ध्यान रखना। इसमें पूछा है कि पाठ्य पुस्तक जो है आपकी विषय की, उसमें कौन सा प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। अब फिर से मैं रिवाइज करा दूं आपको इनका मीनिंग। देखो, जो बच्चों को चीजें ज्ञात हैं, छोटा बड़ा ज्ञात है, तो छोटा बड़ा से ज्ञात करवा के आप उनको शब्द बनाना सिखा सकते हो, अज्ञात की ओर लेके जा सकते हो। तो ये बात तो आपकी होनी चाहिए। ठीक है। फिर बी है आपका कठिन से सरल की ओर। देखो, इसमें लिखा है कि कठिन से सरल की ओर, पहले आप क्या बच्चों को कठिन चीजें बताओगे? देखो, कोई भी टीचर हो जब वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करता है तो उसे इजी इजी चीजें देता है। कभी आप नोटिस करना, आप जब कभी भी किताब कोई पढ़ाया जाती है तो सबसे शुरू में भी सवाल बहुत इजी आते हैं, उसके बाद में कठिन की ओर लेकर जाया जाता है। तो देखो, ये बात निगेटिव है कि कठिन से सरल की ओर पहले कठिन चीजें बता दोगे, तो जब बच्चों को शुरू में ही कठिन लग जाएगा तो बच्चे आगे कैसे रुचि लेंगे सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट हो या मैथ का हो या किसी का भी हो। जब उसे कठिन लगता है तो वो रुचि नहीं ले पाता किसी सब्जेक्ट में। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, नीचे सबका मीनिंग बताऊंगी मैं आपको इसमें। सरल से कठिन की ओर, ये बात भी ठीक है। जब आप पहले चीजों को सरल बता दोगे बच्चों को, फिर आप उसका क्या लेवल चेंज कर दोगे, थोड़ा हाई भी कर दोगे, तो बच्चों क्या कोशिश करेंगे उसे सीखने की, क्योंकि पहले उन्हें इजी लगा था। डी है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि जो चीज दे रखी है, वाक्य दे रखे हैं, उन्हें बता दिया, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करके उन्हें सिखा दिया, तो ये तरीका भी बेस्ट है। राइट आंसर आपको एक ही बचा है, बी, और यही गलत है कि कठिन से सरल की ओर। पहले बच्चों को सरल चीजें बताई जाती, कठिन चीजें नहीं बताई जाती। अगर आपने कठिन बता दिया तो बच्चों की रुचि खत्म हो जाएगी उस सब्जेक्ट में। तो इसका बी, फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही इन्होंने गलत था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। ये जो एक एक वन लाइनर के क्वेश्चन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है, यानी कि जो भाषा की प्रयोगशाला होती है, देखो जो प्रैक्टिकल लैब होती है, जैसे कि आपने देखी होगी, आपने फिजिक्स की लैब देखी है, साइंस की जितनी भी लैब होती है, कंप्यूटर लैब भी देखी है, उसी की तरह आपकी भाषा की भी एक प्रयोगशाला होती है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज की भी आपका एक प्रैक्टिकल लैब होती है। तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए?
देखो अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि हिंदी की कोई लैब होती है, लेकिन आप बड़े बड़े स्कूल में जब जाओगे जहाँ प्योर हिंदी सिखाने के, हिंदी के रूप मिलते हैं, संस्कृत की क्लासेस मिलती हैं, तो वहां पर लैब होती है। तो क्या इसमें जरूरत नहीं होगी बच्चों के लिए, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है आपका मोबाइल फोन, बी ऑप्शन है माइक्रोफोन, फिर सी आपका टैप रिकॉर्डर, और डी आपका वीडियो रिकॉर्डर। ये जो क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया है ये बच्चों से रिलेटेड है। जब आप पेडागोजी करने बैठोगे तो आप ये बात ध्यान रखना कि जो आप पेडागोजी हल कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। तो बच्चों के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं। अब आपको एक प्रयोगशाला है जो लैब है हिंदी की, उसमें बच्चों को हिंदी सिखाना है। तो आपको प्रैक्टिकल करवाना है, तो कौन सी चीज बच्चों के लिए इसमें नहीं होनी चाहिए उस पर सोच समझ कर आंसर लगाना है। देखो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही होंगी क्योंकि आज के युग के हिसाब से ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है जो नहीं होनी चाहिए, वही आपको बतानी है। क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है आपका ए, मोबाइल फोन किसी भी काम का नहीं होता है भाषा की प्रयोगशाला में। देखो अब क्यों नहीं होता ये बात भी जान लो। मोबाइल फोन का यूज करते हैं हम घरेलू चीजों में, यानी कि बात करने के लिए। अब आपको बच्चों को सिखाना है भाषा, तो इसमें तो सिर्फ जब आप किसी को कॉल करोगे या उससे बात कर सकते हो, तो इसका कोई यूजिंग नहीं होता क्योंकि बच्चे इसका आज के टाइम में गलत यूजिंग कर रहे हैं। बी है माइक्रोफोन। देखो माइक्रोफोन क्या होती है, हेडफोन होती है, उसमें आप आवाज रिकॉर्ड करवा के बच्चों को सुनवा सकते हो। टैप रिकॉर्डर में क्या होता है, इसमें भी ये होता है बच्चों को रिकॉर्डिंग करी हुई जो आवाजें होती है वो सुनानी होती है, उच्चारण करवाना होता है कि उनको कैसे बोलना है। वीडियो रिकॉर्डर में तो आप मतलब दिखा ही सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं हिंदी में, तो किस भाषा में बात कर रहे हैं और कैसे बात करें। तो ये तीनों चीजें तो बच्चों को सिखाने के लिए है, सब यूजिंग हो रही है। लेकिन मोबाइल फोन किसी भी यूज का नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिक मत लगाने देना, मोबाइल फोन गलत होगा। आज के डेट में इसका यूज बहुत हो रहा है बच्चों के लिए भी, लेकिन ये चीज गलत है। आने वाले टाइम में आप खुद जान जाओगे कि क्यों गलत है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या है। थर्ड है उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जाती है। क्या है, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जाती है, यानी कि जो बोलने का कौशल होता है बच्चों में उच्चारण का, उसकी परीक्षा हम कैसे लेते हैं, किस प्रकार लेंगे बच्चों से। यानी कि आप एक हिंदी के टीचर मान लीजिए आपको, अपने आप को, और आपको बच्चों को बुलवा कर देखना है कि बच्चे कैसे बोलते हैं, उच्चारण ठीक करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसे उच्चारण कौशल कहा जाएगा। ठीक है, कि जो आपने छोटा बड़ा उनको याद कराया है, या कोई कविता आपने याद कराई थी वो ठीक से उसका उच्चारण कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो किस प्रकार से उसका टेस्ट लोगे आप। फर्स्ट में लिखा है लिखित परीक्षा में, यानी कि लिखवा कर देखोगे। मौखिक यानी कि बुलवा कर आप उसकी परीक्षा लोगे। सी है वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो चार ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो दोगे बच्चों को, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसका उच्चारण करना ठीक है या नहीं है। डी है निबंधात्मक, यानी कि आप उससे निबंध लिखवाओगे। निबंध लिखा ही तो जाता है, बोला तो नहीं जाता। निबंधात्मक परीक्षा करवाओगे तो इससे पता चल जाएगा तो बच्चों जो उच्चारण कर रहा है वो ठीक है या नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें क्या है, राइट आंसर आपका बी है। उच्चारण की बात हो रही है ना, बोलने की बात हो रही है, और ये तीनों चीजों में तो लिखा जा रहा है। ये भी लिखित है, ये भी लिखित, ये तो टिक लगाया जा रहा है, इसमें तो ज्यादा भी लिखना नहीं है। निबंध में भी लिखना है, लेकिन बात तो बोलने की हो रही है, बच्चों के उच्चारण की हो रही है। तो क्या होगा, हम मौखिक परीक्षा लेंगे, बच्चों से बुलवा कर देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बच्चे ने ठीक से सीखा है या नहीं सीखा है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा गलत है ये पूछना है। देखो अधिकतर मैंने निगेटिव वाले क्वेश्चन रखे हैं इस क्लास में, क्यों रखे, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम पैटर्न आ रहा है उसमें निगेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सी टेट से लेकर केवीएस, केवीएस से लेकर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पेपर आप उठाकर देख लीजिए, निगेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपने आंसर तक पहुंचना है। सी टेट में आपको 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो आप आराम से अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट मिल रहा है, 10-10 सेकंड भी बांट लोगे तो ये 5 चीजें हैं, तो 10-10 सेकंड ले लेंगे, 10 सेकंड सोचने में लगा देना, यानी कि सवाल को समझने में लगा सकते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो पढ़ लेते हैं अपने सारे ऑप्शन को। फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जाती है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव वाले आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, अब तो इवन हर एग्जाम में आते हैं, उसी में ही आप एग्जाम देते हैं।
तो उन प्रश्नों के द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है, यानी कि जो बच्चों की है स्मृति की परख ही तो की जाती है कि उनकी याददाश्त कितनी तेज है और वो कितना पढ़ाई में तेज है, इसे ही देखने के लिए कराया जाता है। बी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके उसमें जो मूल्यांकन होता है वो पक्षपात रहित होता है। पक्षपात रहित का मतलब होता है कि उसमें पक्षपात नहीं होता किसी के बीच में, है ना, पक्षपात नहीं किया जा सकता। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक ऐसे प्रश्न है सभी के लिए बराबर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप निबंध परीक्षा करा दो, किसी की लिखित परीक्षा करा दो, तो क्या करते हैं कैंडिडेट अपने हिसाब से आंसर लिख देते हैं, बच्चे भी अपने हिसाब से आंसर लिख देते हैं और अपने हिसाब से ही उनको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो कराए जाते हैं तो उनका सबका आंसर एक ही होता है और जिसने सही लगाया जाता है उसे ही ठीक माना जाता है। इसलिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं आपके मूल्यांकन जो होता है ये आपका पक्षपात रहित होता है, यानी कि इसमें बच्चों के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। तो ये बात भी ठीक है। देखो ये बात भी ठीक लग रही है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जाती है, ऑब्वियसली आपकी स्किल्स की परख की जाती है इसमें। सी पढ़ लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय की कमजोरियां जानी जाती हैं, यानी कि जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, ये करे जाते हैं बच्चों से, तो भाषा विषय यानी कि जिस विषय का भी उसके ऑब्जेक्टिव रखे गए उनकी कमजोरियां जानी जाती हैं। क्या इसमें कमजोरी जानी जाती है बताइए आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कभी कमजोरी जानने की कोशिश की जाती है? फिर सी पढ़ लेते हैं। डी लिखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जाते हैं वो समय को सही मान करके तब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी कि समय का कम उपयोग हो पाता है ना, समय की बचत होती इसलिए बनाए जाते हैं। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें गलत बात कोई भी नजर नहीं आ रही है आपको, सही नजर आ रही है। लेकिन इसमें है दो बातें ऐसी हैं जो गलत है, एक नहीं दो बातें हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे सीटेट में, क्योंकि चारों सही लग रहे हैं, कुछ गलत नहीं लग रहा, सही बात है, लेकिन हमें गलत तो निकालना पड़ेगा ना। देखो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी और सी दोनों ही है इसके। ये आयोग के द्वारा जब इसका आंसर लगाया गया था, ये रीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, सन 2017 या 18 में पूछा गया है ये क्वेश्चन सीटेट में। तो इसमें ये लिखा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय, जो भाषा के विषय होते हैं उसकी कमजोरियां नहीं जाती हैं। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने का जो उद्देश्य है उसमें क्वेश्चनों की वेधता, है ना, विश्वसनीयता और पक्षपात नहीं किया जाता, कमजोरी नहीं जानी जाती, हम तो इसमें स्किल्स जानते हैं बच्चों की, तभी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे जाते हैं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसमें कमजोरियां जानने के लिए थोड़ी ना एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम लिया जाता है आपकी स्किल्स जानने के लिए, आपकी स्मृति जानने के लिए, आपकी नॉलेज जानने के लिए। तो ये बात गलत है। डी देख लो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साधे, समय की बचत के लिए नहीं होता है। देखो समय तो लगना ही है, जब परीक्षा कराई जा रही है बच्चों की, चाहे पेपर 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, तब भी होना है, समय की बचत नहीं करी जाती, इसमें पक्षपात नहीं किया जाता, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे जाते हैं। अगर लिखित परीक्षा हो जाती है तो अपने अपने अनुसार क्या है बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें जो बच्चा अच्छी तरीके से लिख कर आता है उसे मार्क्स मिल जाते हैं, जो नहीं लिख कर आता उसे नहीं मिलते हैं। इसलिए तो समय की बचत वाली बात नहीं है, तो सी और डी इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन जो था आयोग के द्वारा इसके प्रश्नों के आंसर दिए गए थे और सबको एक एक नंबर एक्स्ट्रा मिला था क्योंकि दो है इसके आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोग क्लास देखते हो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। तो मेरी सिर्फ आपसे तीन ही रिक्वेस्ट रहती है कि आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली की क्लास आपकी 6-10 पर होती है, बाकी क्लासेस आपने नहीं देखी हो तो सारी क्लासेस आप देख लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं है, देखो फिर से निगेटिव, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें ऐसी कौन सी बात नहीं होती है। पहले जान लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। देखो उपचारात्मक शिक्षण से पहले होता है निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब ये होता है आप एक टीचर हो और आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। जब आपने बच्चों को पढ़ा दिया तो आप जानने की कोशिश करोगे जो मैंने पढ़ाया है वो ठीक पढ़ाया ही नहीं है, क्या बच्चों ने क्या ठीक से समझ में उसको नहीं आया है। तो बच्चों की आप कमजोरी देखोगे, तो उसे कहते हैं निदान। आपने बच्चों की कमजोरी देखी, समस्या देखी सारी, तो आपने उनका निदान कर लिया। फिर आप क्या करोगे, आप उनकी कमजोरियों को दूर करोगे, उनकी समस्याओं को हल करोगे, तो उसे कहते हैं उपचार करना। जैसे क्या होता है,
डॉक्टर के पास कौन जाता है? घायल इंसान ही जाता है, उपचार करने के लिए जाता है। वो घायल होगा तभी तो उपचार किया जाएगा, पहले डॉक्टर देखता है उसे कि भाई कहाँ उसे चोट आई है, फिर जाके उसका उपचार करता है। और कभी कभी ऐसा होता है पता नहीं चल पाता, इंसान चुपचाप जाके जब बैठ जाता है तो डॉक्टर पूछता है क्या क्या दिक्कत है, सारी बातों को वो जान लेता है, नोट कर लेता है, उसके बाद में उसे दवाइयां लिख कर देता है। तो उसी तरीके से टीचर भी यही करता है, पहले अपने स्टूडेंट को देख लेता है कि उसे क्या क्या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसे निदानात्मक परीक्षण कहा जाएगा, और फिर उसके बाद में उसका क्या करेगा, वो उपचार करेगा। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण में नहीं है, यानी कि कौन सी बात उपचार में नहीं आएगी, बच्चों के सुधार में कौन सी बात नहीं करनी चाहिए टीचर को। ए है उत्साहवर्धन, यानी कि बच्चों को कभी भी उत्साहित नहीं करना है आपको। बी है अभ्यास नहीं कराना चाहिए, ये बात ठीक है। सी है उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, बच्चों की कभी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। डी है सहानुभूति, यानी कि उन्हें एक तरीके से सिंपैथी नहीं देनी चाहिए, बच्चों को सिंपैथी नहीं देनी चाहिए। तो बताइए आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? निगेटिव पूछा है तो उसी में ही आंसर आपको बताना है। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, उपहास। कभी भी बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर मान लो आपने बच्चों को गणित में 2 का पहाड़ा या 5 का पहाड़ा याद करा दिया, बाकी बच्चों को याद हो गया, एक बच्चे को याद नहीं हुआ, तो अब आप क्या करोगे? उनका मजाक बनाओगे। तो इससे क्या होगा? बच्चा आपको हीन भावना से देखने लगेगा, आपको भी और खुद को भी। ना तो वो आगे बढ़ पाएगा और ना ही पढ़ पाएगा। तो हमें टीचर होने के नाते ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि जिससे कि आपका बच्चा डिमोटिवेट हो जाए स्टूडेंट। तो बच्चों को हीन भावना से बिल्कुल नहीं देखना, उसका उपहास नहीं उड़ाना। बाकी उत्साहवर्धन आपको करना है, जैसे कि आपने बच्चों को पढ़ाया और वो कोशिश कर रहा है पढ़ने की, सीखने की, तो आपको उसे उत्साहित करना है कि आप बच्चों आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अभ्यास, देखो प्रैक्टिस कराया जाता है, जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तभी सीखते हैं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास में जड़े रहते हो सुधार। कहते हैं ना, वो रस्सी बार बार घिसने से क्या हो जाता है, वहां पे भी निशान पड़ जाता है। यानी कि प्रैक्टिस इज अ मस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो चाहे वो छोटे बच्चों के लिए हो बड़ों के लिए, तो प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। उपचार में यही होता है। डी है सहानुभूति, सिंपैथी हमें बच्चों में कुछ में दिखानी पड़ती है। ऐसा होता है ना, मान लो गलती हो जाती है बच्चों से, तो हमें उस टाइम पे क्या करना होता है? उन्हें सिंपैथी देनी होती है ना। हो सकता है बच्चा डिमोटिवेट हो जाए उस टाइम पर जब आप पढ़ा रहे हो कि मुझे नहीं आ रहा सर, मैं नहीं कर सकता, तो आपको क्या करना होगा? उसको थोड़ी सिंपैथी देनी होगी, उसके जैसा बनना होगा, उसे दोस्त बनाना होगा, फिर उसको अच्छे से सिखाना होगा। तो ये तीनों चीजें तो ठीक थी, लेकिन बच्चों का मजाक नहीं बनाना है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, इसको भी पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। 6 में लिखा है प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व, यानी कि एक आप टीचर हो और आपको टेस्ट पेपर बनाना है बच्चों के लिए, तो उससे पहले निम्न में से किस पत्र को तैयार करना आवश्यक है? यानी कि टेस्ट पेपर तैयार करने से पहले आपको कौन सा पत्र तैयार करना होगा बच्चों के लिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं सारे ऑप्शन। फर्स्ट में लिखा है पूरक पुस्तक, यानी कि उसकी पुस्तक जो होती है, पूरा कार्यक्रम उसे आपको तैयार करना होगा बच्चों के लिए। ठीक है, फिर बी लिखा है ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट आपको तैयार करना होगा। सी है पाठ्यक्रम, यानी कि आपको पाठ्यक्रम तैयार करके रखना होगा, जिसे सिलेबस कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। सिलेबस तैयार करना होगा, जिससे क्या होगा? बच्चों को हेल्प मिल जाएगी अपने पेपर, टेस्ट पेपर करने के लिए। डी है प्रश्नों के प्रकार, तो प्रश्नों के प्रकार आपको तैयार करने होंगे। तो बताइए इसमें से आप टेस्ट पेपर बनाने से पहले क्या काम करोगे, क्या काम बेस्ट होना चाहिए इसमें? सिलेबस तैयार करोगे, पूरक पुस्तक तैयार करोगे, ब्लूप्रिंट करोगे, या प्रश्नों के प्रकार तैयार करोगे? तो बताइए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? चारों में से कौन सा बेस्ट लग रहा है? देखो, पूरा पुस्तक की तो कोई बात नहीं हो रही, जब पढ़ा दिया तो पुस्तक ऑलरेडी तैयार है। ब्लूप्रिंट तो हम कराते ही हैं जब टेस्ट पेपर कराएंगे। टेस्ट पेपर प्रिंट कराने से पहले भी तो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, है ना। क्वेश्चंस का प्रकार भी तो देखना पड़ेगा, सिलेबस भी तो देखना पड़ेगा बच्चों का। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो, इसका राइट आंसर है आपका डी, प्रश्नों के प्रकार देखने चाहिए। पाठ्यक्रम के लिए तो आपने पुस्तक जब बच्चों को पढ़ाई थी तभी उनको सारा काम करा दिया है। प्रश्नों के प्रकार आपको देखने हैं और बच्चों के हिसाब से प्रश्नों को रखना है।
सिलेबस तो जब भी तैयार हो गया था जब आपने उनको काम कराया था। तो सबसे पहले जब आप पेपर बनाओगे तो उससे पहले आपको प्रश्नों के प्रकार देखने होंगे कि किस प्रकार के आपको प्रश्न बच्चों से पूछने हैं और क्या प्रश्न उसमें रखने हैं। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 7 क्वेश्चन में हिंदी भाषा की शिक्षण विधि, यानी कि जो हिंदी भाषा होती है उसकी शिक्षण विधि कौन सी होगी। शिक्षण विधि वो होती है आपकी जिसमें तरीके दिखाए जाते हैं कि बच्चों को हमें किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। तो हिंदी हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी में आपको शिक्षण विधि मिल जाएंगी। इस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगी, तो सारी शिक्षण विधि में आपको एक एक करके उसमें समझा दूंगी। शिक्षण विधि देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा में कौन सी शिक्षण विधि होती है ये पूछा गया, यानी कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए है अनुकरण विधि, यानी कि अनुकरण देखकर सीखेंगे बच्चे, उसे अनुकरण विधि कहा जाता है। जैसे कि आप टीचर हो, आपने पहले छोटा बड़ा बोल दिया, फिर आपके पीछे पीछे बच्चे बोल रहे हैं, ये वाली विधि बेस्ट होगी हिंदी भाषा में बच्चों को सिखाने के लिए। बी है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि का मतलब होता है आपको पहले एग्जाम्पल देना है, बच्चों को उदाहरण देना है, फिर उसको नियम करके समझाना है ना। जैसे कि आपने बोल दिया बच्चों देखो ये एप्पल है, इसे कहते हैं हम ए फॉर एप्पल, आपने पता बता दिया ये क्या है बच्चों, एप्पल है। ठीक है, इसे सेब कहते हैं, आपने उसे दिखा दिया उदाहरण के तौर पर। अब आपने उसमें नियम लगा दिया ए फॉर एप्पल होता है, तो आपको ऐसे ही बोलना है बच्चों ए फॉर एप्पल। तो ये वाली विधि बेस्ट रहेगी हिंदी में पढ़ाने में। ठीक है, अभी दो ऑप्शन और देख लेते हैं। देखो पढ़ने चारों ऑप्शन है, मैं आपको बार बार ये बात रिपीट करती हूँ कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस बात से बता रही हूँ। मेरे से 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिस्टेक हो गए थे जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था, है ना। तो क्या हुआ था, सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, जो सही लगा ना उसी पढ़ के आंसर लगा दिया, चारों पढ़े ही नहीं थे। इतना ही नहीं पता था कि कैसे करना होता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसे। इसमें लिखा है सी भाषा प्रयोगशाला। क्या है, भाषा प्रयोगशाला, यानी कि भाषा प्रयोगशाला में मदद लेनी चाहिए, यानी कि जो भाषा प्रयोगशाला है उसकी शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ये बेस्ट होगी। भाषा जब हमें बच्चों को सिखानी है तो प्रयोगशाला में लैब में ही सिखाने चाहिए। क्या ये बात ठीक है। डी है उपयुक्त सभी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऊपर के क्या थे, दो विधियां मैंने आपको बताई, एक तो अनुकरण विधि है, एक आंगन निगमन विधि है, फिर भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैब में सिखाना चाहिए, जैसे जिसमें आप टैप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हो। तो देखो इसका राइट आंसर आपका डी है, क्योंकि इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। आप लैब में जाके सिखा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग से भी सिखा सकते हो, अनुकरण विधि के द्वारा भी सिखा सकते हो, जैसे कि पहले आप बोलोगे फिर आपके पीछे पीछे बच्चे बोलेंगे। एग्जाम्पल भी देखकर सिखा सकते हो, नियम लगाकर भी सिखा सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसलिए कहती हूँ मैं चारों ऑप्शन पढ़ने के लिए। अब इसमें उपयुक्त तो सभी सही थे, ऊपर की दो बातें गलत नहीं थी, वो भी ठीक थी। तीसरा देखा तो वो भी ठीक था, तभी तो हमने कोर्ट पे लगा दिया उपयुक्त सभी। अब देख लेते हैं 8 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। 8 क्वेश्चन है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो होमवर्क बच्चों को दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि मेन मकसद क्या है बच्चों को घर से काम देने का। देखा ना आपने, आप चाहे ट्यूशन पढ़ाते हो स्कूल में पढ़ाते हो तो आप बच्चों को कहते हो बेटा आप आज मैंने इतना चैप्टर आपको करा दिया और इतना काम आपको घर से करके लाना है, तो हम क्यों देते हैं ये काम, ये पूछा गया क्वेश्चन में। फर्स्ट है छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, यानी कि उन्हें बिजी रखने के लिए आप होमवर्क दे देते हो कि बाकी कुछ नहीं करना, स्कूल का काम करना है। बी है पढ़ाया गया पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना है, यानी कि जो पाठ आपने पढ़ाया है बच्चों से कहना बेटा आपको इसको एक बार और रिवाइज करना है, आपको इसको दोहराना है ताकि आपको सही से अच्छी तरीके से याद हो जाए। अभ्यास कह सकते हैं इसको एक तरीके से, है ना। एक चीज को जब हम एक बार पढ़ लेते तो थोड़ा समझ में आ जाता है, जब दोबारा पढ़ लेते तो और अच्छा बेहतर समझ में आ जाता है, तो इसलिए कर दिया जाता है होमवर्क। सी है सुलेख, ये सुलेख लिखा है आपका, क्या लिखा है, ये सुलेख है, सॉरी है ना, ये गलत हो गया था टाइपिंग में। सुलेख की योग्यता का विकास करना, यानी कि जो सुलेख दिया जाता है ना बच्चों को देख कर लिखता है बच्चा राइटिंग साफ करने के लिए, उसका विकास करने के लिए हम होमवर्क देते हैं। डी है संबंधित पाठ में रुचि, यानी कि जो पाठ आपने पढ़ाया है उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, इसलिए आप उन्हें होमवर्क देंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखो सबसे बेस्ट आंसर चुनना है तो गलत आंसर को हटा दो।
देखो रुचि तो उसे जब भी उत्पन्न हो जाएगी जब आपने लेसन पढ़ाया था। रुचि तो उसे जब भी उत्पन्न हो जाएगी तो फिर भी जाके वो घर पर पढ़ लेगा, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सुलेख वाला काम हर क्लास में तो नहीं दिया जा सकता। कक्षा 3 तक सुलेख की किताब चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। फिर है छात्रों को घर पर देखो व्यस्त रखने की बात क्या है, तो फिर बच्चा पूरे दिन पढ़ता ही रहेगा, किताबों में ही रहेगा, तो फिर वो पर्यावरण के बारे में कैसे सीखेगा। और भी चीजें तो हैं दुनिया में सीखने के लिए बच्चों के लिए। किताबों यानी कि होमवर्क दिया जाता है उस लेवल से दिया जाता है जितना बच्चा कर सके। बिना बोझ की शिक्षा वाली बात भी तो कही गई है ना, तो वो भी करना है। इसका राइट आंसर है आपका बी। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के अवसर देने के लिए, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस करके और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। इसको भी पढ़ लेते हैं। 9 में भाषा शिक्षण के उपागम, यानी कि जो भाषा शिक्षण है उसके उपागम क्या है। देखो भाषा शिक्षण में आपको बता चुकी हूँ, भाषा का यानी जो भी भाषा आप सिखा रहे हो, जो भाषा की बात हो रही है यहाँ पे हिंदी की बात हो रही है। अगर भाषा शिक्षण आपको कहीं भी दिख जा रहा है तो आप समझ जाना, अगर हिंदी में है तो हिंदी की बात हो रही है, और गणित है तो गणित की शिक्षण की बात हो रही है, गणित की भाषा की बात हो रही है। तो भाषा शिक्षण के उपागम है, पहले मैं बता देती हूँ उपागम का मीनिंग क्या होता है। उपागम का मतलब होता है वह साधन जिससे बच्चों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो। क्या है, जिससे बच्चे के पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो उसे उपागम कहा जाता है। तो इन्होंने पूछा हिंदी शिक्षण, जब आप हिंदी बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसके उपागम क्या होने चाहिए बच्चों को बेहतर पढ़ाने के लिए। तो ये है पाठ ससर्ग उपागम, यानी कि जो पाठ का ससर्ग होता है, यानी कि जो पाठ का मेन मकसद होता है पढ़ाने का या उनमें रुचि उत्पन्न करने के लिए, तो पाठ का जो ससर्ग है, यानी कि जो इसमें एक तरीके से कह सकते हैं पाठ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं, जैसे कि एकता में बल, है ना। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को एक बात है कि बच्चों को एकजुट रहना चाहिए, ये सिखाने का मतलब होता है। तो पाठ ससर उपागम के द्वारा सिखाएंगे। बी है रचना शिक्षण उपागम। रचना शिक्षण का मतलब ये होता है बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाना, कला करना सिखाना, अच्छी अच्छी बातें लिखना सिखाना, इसलिए हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर सी है आपका उक्त ए और दो, यानी कि दोनों बातें ठीक है। डी है उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर है आपका सी, ए और दो दोनों बात ठीक है। पाठ ससर्ग उपागम भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, रचना शिक्षण भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए जब हम उन्हें भाषा सिखा रहे हैं, है ना। पाठ का सारांश भी तो निकाल के दिखाना चाहिए और उसमें क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर जगानी चाहिए। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। जो छात्र हैं उनमें शब्द भंडार में वृद्धि करने का क्या उपाय है। देखो शब्द भंडार का मतलब ये है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर और भी ज्यादा शब्द उपयोग करने की वृद्धि करना है। यानी कि कुछ बच्चों में थोड़े शब्द जानते हैं, है ना, खाना पीना ये सारी चीजें बच्चे बोल लेते हैं, लेकिन बहुत से हिंदी में वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जो बच्चों को नहीं बोलने चाहिए। तो हमें क्या उन्हें सिखाना है, उनका वृद्धि करनी है उन शब्दों में। चाहे वो छोटा बड़ा से मिलके कितने भी शब्द बन सकते हैं, दो शब्दों वाले, तीन शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द, ये सब इन शब्दों की वृद्धि करनी है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट लिखा है शब्दकोश का उपाय, यानी कि जो शब्दकोश दिए जाते हैं बच्चों को एक लाइन में ऐसे ऐसे करके, वो उनका उपाय करना चाहिए, इससे बच्चों को क्या होगा, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। फिर है बी है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। स्वाध्याय की इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग जान लेते हैं। देखो छात्रों में स्वाध्याय का मतलब है बच्चों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को जगाना चाहिए, ताकि उनके क्या हो, शब्द भंडार की वृद्धि हो सके। और शब्द भंडार की वृद्धि कब होगी, जब बच्चा पढ़ेगा। जब वो पढ़ेगा तो नए नए शब्दों को ढूंढेगा और खुद से पढ़कर उसे सीख जाएगा, उन्हें वृद्धि कर लेगा, है ना। क्योंकि जब सीखना है तो इंसान को खुद ही स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। टीचर कभी किसी को पानी में घोल के कुछ नहीं दे सकता ताकि वो पढ़ ले। जब तक बच्चा खुद सक्षम नहीं होता पढ़ने के लिए तो कोई भी महान योद्धा या महान विद्वान उसे पढ़ा नहीं सकता। इसलिए क्या करना चाहिए, छात्रों को स्वायत्त की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों आप पढ़ो और आगे बढ़ो, और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए। तो क्या होगा, शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी और रुचि भी उत्पन्न होगी। सी है शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, यानी कि जो शिक्षक है
उसे भी क्या करना चाहिए, नए नए शब्द बच्चों के सामने बोलने चाहिए ताकि बच्चों को सीखने का मौका मिले कि हाँ आज हमारे टीचर ने ये शब्द बोला था, तो वो भी कोशिश करेंगे कि अगले दिन वो भी बोले। फिर डी दे रखा आपका उक्त सभी, तो बताइए इसका राइट आंसर यही होगा कि ये तीनों सही है, ये गलत है। देखो इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि सारे सही हैं। क्योंकि शिक्षक के द्वारा भी नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति करनी चाहिए और शब्दकोशों का भी उपयोग करना चाहिए। अगर ये उक्त सभी नहीं होता ना तो ये राइट आंसर दोनों हो जाते हैं। शब्दकोश इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें उक्त सभी वाली बातें और दोनों बातें ठीक है, इसलिए 10 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखे हैं कि जो आगमन विधि होती है उसके रूपों की संख्या कितनी होती है। जो आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण देना चाहिए बच्चों को, फिर नियम बताना चाहिए, तो उसके कितने रूप होते हैं। ऑप्शन है 5, 2, 7 या 3। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर है आपका बी, 2 होते हैं। 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बता दो। देखो एक तो उदाहरण के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। एक आता है खोज के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। खोज और क्या है, उदाहरण। जब बच्चा खोज करता है तब भी खोज कर कर भी एग्जाम्पल के तौर पर हम बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो इसके दो रूप होते हैं। इसकी विधि कौन सी होती है, दो होती है, एक उदाहरण और एक खोज। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। पढ़ लेते हैं इसको। 12 में लिखा है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो शिक्षण में कौशल होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, ठीक है। कौशल का मतलब ये होता है जो बच्चों को सिखाने का तरीका होता है, ठीक है। उसका उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट सॉरी, ऑप्शन है कक्षा के अंदर किया जाता है शिक्षण कौशल का उपयोग, बी है कक्षा के बाहर किया जाता है, सी है दोनों में ही किया जाता है कि कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर है आपका सी, दोनों में ही करते हैं शिक्षण कौशल का। कक्षा के बाहर भी कर सकते हैं, कक्षा के अंदर भी कर सकते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बच्चा स्कूल जा रहा है तभी सब कुछ सीख रहा है। वो स्कूल के बाहर भी दुनियादारी से बहुत कुछ चीजें सीख जाता है। इवन जो बच्चे गली में भी खेलते हैं वो भी बच्चों को देख देख कर सीख जाते हैं। अगर कोई बच्चा पोयम बोलता हुआ उन्हें दिख जाता है तो वो देखकर उसे पोयम बोलना सीख जाते हैं। अगर कोई बच्चा बंडूतरी बोल रहा है तो वो भी देखकर सीख जाते हैं, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा जब बच्चे छोटे छोटे बच्चों को आप कार्टून दिखा देते हो तो वो कार्टून देखकर भी सीख जाते हैं। तो कक्षा के अंदर भी सिखाया जा सकता है, कक्षा के बाहर भी सिखाया जाता है। स्कूल जाने से पहले सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है, अपनी माँ से सीखता है। तभी तो उसकी मदर टंग कहलाती है। जो माता पिता उसको बच्चों को बोलना सिखाते हैं वही वो सीख जाता है। और स्कूल अब तो स्कूल में एडमिशन जब ही हो रहा है जब तक बच्चे खुद से नहीं कर रहे, यानी कि खुद से अगर वो पढ़ के नहीं आ रहे हैं, उनका टेस्ट लिया जा रहा है, तब उनका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, शिक्षण कौशल का उपयोग हम कक्षा के अंदर भी करते हैं, कक्षा के बाहर भी करते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हमारे इतने ही क्वेश्चन थे आज हिंदी क्लास के। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई है। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।